जय हिंद। देखिए, अमेरिका में जैसे जो बाइडेन की सरकार आई है तो पूरे वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिक्स है एकदम से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो मिडिल ईस्ट में पड़ेगा। देखिए, एक वक्त था जब बेल्जियम को हम लोग यूरोप का अखाड़ा कहते थे। अभी पूरी दुनिया में ना दुनिया का अखाड़ा बन चुका है आपका मिडिल ईस्ट। जितना भी मार धाड़ है ना मिडिल ईस्ट में, चाहे वो फिलिस्तीन विवाद हो, सीरिया हो, आईएसआईएस आतंकवादी हो, तालिबान हो, ये हो, जितना भी है इसी मिडिल ईस्ट में। और जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्या है भैया? एक रेडिकल थिंकिंग है, दूसरा पेट्रोलियम है, जिस वजह से बाकी देश वाले भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब इस एरिया को, स्पेशली इस रीजन को, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इसे शांत किया जा सके, क्योंकि वो चुनावी भाषण में ही किए थे 2016 में कि हम अपने कार्यकाल में युद्ध नहीं लड़ेंगे, और पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वो युद्ध नहीं लड़े। लेकिन उनके सारे नीतियों को जो बाइडेन अभी चेंज कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी नीति के तहत उन्होंने क्या किया है, सऊदी अरब यूएई के साथ चेंजिंग किया। अब देखिए, हमारे यहाँ से तो बहुत करीब है यूएई, और हमारा बहुत अच्छा मित्र भी है, यहाँ पे जॉब भी बहुत लोगों को यहाँ से मिला है। यूएई से ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार मतलब समझौता कराए थे कि अगर तुम इसराइल को मान्यता दे दोगे। देखिए, मिडिल ईस्ट वाले मानते ही नहीं है कि इसराइल एक देश भी है। तो इन्होंने कहा था कि अगर तुम इसे मान्यता दे दोगे तो हम तुमको बदले में बहुत ही लेटेस्ट हथियार देंगे, जिसमें मुख्य रूप से F-35 शामिल है। F-35 दुनिया का अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। हालांकि अभी भी वो ट्रायल रन में ही चल रहा है, लेकिन वो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और ये लैंडिंग कर सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह उड़ के नीचे भी बैठ सकता है, इतना एडवांस है। तो इन्होंने भाई साहब समझौता कर लिया। अब जो बाइडन आए हैं तो कैंसिल कर दिए, कहे कि हम नहीं करेंगे समझौते, हम नहीं देंगे आपको हथियार। अब इससे यूएई में ना एक बहुत बुरा समीकरण आ गया कि भाई साहब, यूएई का जो सबसे बड़ा दुश्मन था इजराइल, इन्होंने तो उसे मान्यता दे दिया ये सोच के कि हमें हथियार मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप चले गए, ये हथियार देंगे नहीं। फिलहाल इन्होंने इस पर स्टे यानी रोक लगाया है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आगे जाके ये डील को कैंसिल कर देंगे। जो बाइडन जो है ये ईरान को फेवर करते हैं, और ये फेवर नहीं करते हैं सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब को ये उतना फेवर नहीं करते, ईरान को फेवर करते हैं। देखिए, हम लोग को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग से तो दोनों से अच्छी दोस्ती है। हम लोग तो चाहेंगे कि भैया ऐसी सरकार बने जो दोनों को लेके चले, क्योंकि हमको ईरान से पेट्रोल मिल रहा है, सऊदी अरब से नौकरी मिल रही है। अब ये लोग सऊदी अरब को भी नहीं छोड़े। सऊदी अरब के जो प्रिंस थे वो डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जब गए थे तो बहुत ही बड़े बिलियन डॉलर्स के इन्होंने हथियार का समझौता किया था। इतने ज्यादा हथियार थे, जिसमें एयरक्राफ्ट था, मतलब मिसाइल्स थे, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टेशन, गन, हर चीज था डोनाल्ड ट्रंप के समय। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको बहुत सराहा था और कहा था कि भाई आपको सऊदी अरब को, इसराइल को क्या करना पड़ेगा, मान्यता देना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि जिस तरह से जो बाइडन चुनाव में ये स्पेशली मुस्लिम वोट को खींचने के लिए थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहूदी वोट को खींचने के चक्कर में थे, जिस वजह से वो ये वाला दाव चले थे। हालांकि इनका कुछ कुछ भाषण इनको डुबा दिया। लेकिन अभी जब आई है जो बाइडेन की सरकार, तो जो बाइडेन ने कहा कि जो ट्रंप ने जो जो हथियार की बात कही थी सऊदी अरब के साथ, उसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इनसे तो वो मान्यता मनवा के चला गया। अब ये थोड़ी कहेंगे कि हम उन्हें मान्यता दे दी, अब वापस लेंगे, तो दुनिया में इनकी किरकिरी होने लगी। अब ये लोग जो हथियार का सपना देखे थे कि हमको ये सारे हथियार मिलेंगे, लेटेस्ट हथियार, ये जो सऊदी अरब वाले हैं ना, इनको कुछ नहीं आता है। शायद अगरबत्ती, मोमबत्ती, छुहारा ये सब बना लेते हैं लोग, लुंगी उंगी सिलना जानते हैं लोग, लेकिन बोलते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, एक कहावत है कि भाई इन लोग के यहाँ पेट्रोल मिल गया, जिस दिन तेल खत्म इनका खेल खत्म। अब ये लोग को आज तक ये समझ में नहीं आता है कि हथियार लिए, जितना भी राइफल से लेके A to Z हथियार का डील कर चुके थे, डील क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। जितने भी ट्रांसपोर्ट वाहन थे या फिर आर्टिलरी थी, उस सारे चीजों को बाइडेन ने कैंसिल कर दिया। इवन की जो इनकी सबसे बड़ा सपना था कि इनके पास F-35 होगा तो ये ईरान पर हमला कर देंगे, F-35 को भी कैंसिल कर दिया। इवन की भारत में मोदी जी की भी काफी आलोचना हुई थी, जब अमेरिका आपको F-18 दे रहा है, ऑफर कर रहा है, और F-35 भी ऑफर कर रहा है, तो आप क्यों फ्रांस का रफाल ले रहे हैं, रफाल नहीं लेना चाहिए, ऐसे काफी आलोचना हुई थी। तो भाई मोदी जी बेवकूफ बैठल, उनको ना पता है भाई, ई पैतरा मोदी जी को कोई नहीं सिखाया, उनसे अच्छा नहीं जानता है। मोदी जी को परफेक्ट पता है कि अमेरिका मेन मौके पे ना टाइम खींच लेता है। मोदी जी होशियार, अमेरिका से ऐसा ऐसा हथियार खरीदे हैं ना जिसका युद्ध में खास जरूरतें नहीं है, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर। युद्ध कहीं और हो रहा है, वो पिछवा से सामान पहुंचाएगा। अरे सेम लड़ने जाएगा तब ना थुथुर कुचाएगा, तो अमेरिका को फोन किया जाएगा आपके जहाजिया का थुथुर कुचा गया, वापस दीजिए। तो युद्ध के टाइम हुआ कहता है नहीं देंगे, चाहे 4 गुना दाम पे देंगे, बहुत मजबूर कर देता है। तो हम लोगों ने वैसा ही लिया, P-8 ले लिए, सबमरीन हंटर, सबमरीन उसको मार ही नहीं सकती, उस सबमरीन को मार सकता है वहां पे। चिनूक हेलीकॉप्टर लिए हैं लोग, चिनूक हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ, एक अपाची अटैक के लिए है, वो भी इसलिए लिए कि दुनिया का सबसे एडवांस में है
अभी अपाची, एलिगेटर से अच्छा, मतलब एलिगेटर जो रूस हमें ऑफर दे रहा था उससे बेहतर था। इस सब में तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किया। और अभी भी समझ में आ रहा होगा इन लोग को, सऊदी अरब यूएई वालों को, भाई साहब अमेरिका किसी का नहीं है, और इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं है। जब तक हमारा देश को मिल रहा है हमारे लिए सही है, लेकिन हाँ एक सोच समझ में होना चाहिए कि अगर भारत ये समझौता कर लेता तो करोड़ों का लॉस भी होता, और वो कब बंद करता कोई ठीक नहीं रहता। और हम लोग का राफेल देखिए, हमेशा किस्त बाई किस्त आते जा रहा है इतना बढ़िया ढंग से, अभी 3 ठो और आया है कल है। अब ये रूस, ये अमेरिका जो है एक और चीज से खफा है। देखिए, हम अपने देश में किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, तो ये जमाल कशोगी हैं, इनको लगा कि इन्हों ये भी क्या करेंगे, अपने यहाँ के राजा की आलोचना कर देंगे। हमारे यहाँ देखिए, किसी मुख्यमंत्री का विरोध कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, होता भी है, डेली विरोध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी को गोली मरवा देते। आप भाषा की मर्यादा में रखेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भाई साहब को लगा कि हम भारत में रहते हैं। अरे भाई साहब, तू सऊदी अरब में रहता है, वहां के प्रिंस का ये क्या कर दिए थे, विरोध कर दिए थे कि भाई प्रिंस जो है ये अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। ये ससुरा एम्बेसी में मरवा दिया जमाल कशोगी को। देखिए सीसीटीवी फुटेज है कि तुर्की के एम्बेसी में जा रहे हैं। एम्बेसी, दूतावास सबसे सुरक्षित जगह होता है। जूलियन असांजे 8 साल से 9 साल तक छुपे रहे एक एम्बेसी में, इतना पावरफुल होता है एम्बेसी। उसमें देखिए जमाल कशोगी जा रहे हैं, लेकिन आते हुए किसी ने नहीं देखा। इनकी बीवी कहते रह गई, ट्रंप ने इस चीज को दबा दिया। इनको ने डील भी हो गई, भैया हम हथियार खरीदेंगे, लेकिन जो बाइडेन कह रहे हैं कि अभी हम ये भी केस को खुलवाएंगे। यानी सऊदी अरब के लिए थोड़ा सा दिन खराब चल रहा है, ईरान के लिए अच्छा चल रहा है। तो भैया ईरान के लिए अच्छा चल रहा है तो हम लोग के लिए सही है। सऊदी अरब की एक और मनबड़ई क्या थी, यमन। देखिए क्या यमन था, यमन में हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिला। केरल से बहुत सारी हजारों की संख्या में नर्स यमन में थी, लेकिन यमन में हैती विद्रोह हो गया। ये हैती विद्रोह ईरान समर्थित था, यानी हैती विद्रोहों को समर्थन किसको था, ईरान को। अब ईरान की दुश्मनी किससे थी, सऊदी अरब से। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने, सऊदी अरब के राजा ने आदेश दिया जब हमला करो। अभी भाई साहब जैसा राजा वैसा एयरफोर्स, गधा एयरफोर्स ने भी नहीं सोचा कि हमला करना कहाँ है, बस राजा साहब का आदेश है हमला करो। कहाँ करना है, यमन देश में करना है। अरे भैया वो देश में कहाँ करना है ये नहीं पूछा सब, और सीधे लगा सब हमला करने। यार ऐसा ऐसा जगह मार दिया सब, हॉस्पिटल तोड़ दिया सब, रेसिडेंशियल एरिया पे बम्बार्डमेंट कर दिया। इसे नहीं होता है यार, इंसानियत सीखो लोग। यहाँ नहीं भी समझ में आता है ना, तो पिछले साल देखो लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक किए, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए। किसी आम इंसान को हम लोग की कोशिश रहती है कि खरोच तक नहीं आए, और बाकी आतंकवादियों लोग के लिए तो भैया गईबे किया था। लेकिन हम लोग में तो इतना था, अब हम लोग हमला करते तो हम लोग भी तो चाहते तो किसी रेसिडेंशियल एरिया में मार देते, किसी घर में मार देते, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, ससुरा स्कूल पे मार दिया। इस वजह से ह्यूमन राइट की बहुत ज्यादा यहाँ पर वायलेशन हुआ। अमेरिका कह रहा है कि भैया हम इसका भी हिसाब लेंगे। यानी अभी ओवरऑल देख रहे हैं ना, तो ईरान के लिए दिन थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग के लिए तो अच्छा ही भाई। वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह मिल रहा है हम लोग को ईरान से। रीजन समझिए, हसन रूहानी जो है ये अभी यूरेनियम कार्यक्रम को भी चालू कर देंगे, क्योंकि जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तो इनसे पहले ही समझौता कर लिए थे, बाद में हार गए ओबामा प्रशासन के समय, हो गया। तो नरेंद्र मोदी का देखिए, इनसे भी ठीक है, अभी तो नए नए आए हैं। मोदी जी का इनसे बहुत बेहतरीन समझौता है। मोदी जी गए थे तो वहाँ गुरुद्वारा भी खुलवाए थे, तो ये भी आए हैं हमारे साथ, इनका काफी अच्छा समझौता। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, भारत सरकार को यही मौका है। ईरान में जो हमारा चाबहार पोर्ट का जो थोड़ा बहुत काम अटक गया था सैंक्शंस के वजह से, देखिए किसी भी एयरपोर्ट में, सी पोर्ट को बनाने के लिए सारी चीजें लगती है, जैसे हैवी क्रेन चाहिए। अब वो इंडिया में नहीं बन रहा है तो मान के चलिए उसे लेके आना है यूरोप से, तो अमेरिका प्रतिबंध लगाए हुए है, भारत में नहीं लगाया तो दूसरे पे लगा, काफी दिक्कतें आई थी। तो जब चाबहार पोर्ट बन जाएगा तो हम आपको पहले वीडियो में बता ही दिए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान सब ने भारत से कहा है कि हमको भी पोर्ट का यूज करने दीजिए। भारत ही पोर्ट का यूज करने देगा। और आप एक चीज और याद कीजिए, भारत सरकार का रेल प्रोजेक्ट है यहाँ, इस रेल प्रोजेक्ट के रास्ते हम अफगानिस्तान में जाना चाहते हैं, और इसी रेल प्रोजेक्ट के रास्ते हम यूरोप, अफ्रीका तक पहुंच सकते हैं। यही रास्ता ही है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो पीओके वाला जो एरिया है ये तो डिस्टर्ब है, पाकिस्तान से पिक्चर में आएगा तो अलग बात है। तो हम लोग को यहाँ पे चाबहार पोर्ट पर काम करना चाहिए, और रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को बहुत तेज कर देना चाहिए। और भारत सरकार को अभी रेलवे में काफी ज्यादा अनुभव हो गया है, डीएफसी को लेकर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसका वीडियो बनाए हुए हैं कि किस तरह से हम लोग ने बहुत जल्दी हम लोगों ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बना दिया, और बहुत जल्दी दिल्ली से अब गुजरात के पालनपुर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएगी। और ये जो बनेगा ये भी तो फ्रेट कॉरिडोर है, मतलब मालगाड़ी के लिए बनेगा, हम लोग आदमी के जाने के लिए वहां ट्रेन बिछाएगा। इससे हम लोग को क्या होगा,
यहाँ से मुंबई से यहाँ तक पहुंच हो जाएगी, या पूरे सेंट्रल एशिया और यूरोप तक हो जाएगा। अब पाकिस्तान तुम देखते रह जाओ, तुम्हारा बाईपास हो जाएगा, तुमको कोई पूछबो नहीं करेगा। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है, जो ट्रंप के शासनकाल में रुक गया था, वो पेट्रोलियम का पाइपलाइन के लिए। देखिए, हम लोगों ने तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए, तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये पाइपलाइन लाए हैं। तुर्कमेनिस्तान से गया है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और इंडिया से। शॉर्टकट देखेंगे तो इसी को कहते हैं TAPI, तापी गैस पाइपलाइन। तो अब हमें गैस खरीदने के लिए बार बार तो जाना नहीं पड़ेगा, पाइपलाइन बिछा देंगे। उसी तरह से हम पेट्रोलियम के लिए ईरान से बार बार यहाँ जाते हैं, भर के लाते हैं, खत्म हो गया, फिर जाओ, फिर लाओ, फिर जाओ, फिर लाओ। अब आप सोचिए, आपके घर है और घर से दुआरी पे रख दिया गया है नल, जब जब पानी की जरूरत पड़े तो दरवाजा से निकलिए, हैंडपंप चलाइए। कितना आराम हो जाएगा अगर छत पे टंकी लगा दे, किचन में टोटी लगा दे, जब मन तब कर लीजिए। बस वैसे ही टोटी लगाना है, एक बार का खर्चा है। नीचे नीचे पाइप बिछा दीजिएगा समुद्र के, मतलब से पाकिस्तान होते हुए, क्योंकि चाइना, देखिए दो रास्ते हैं हमारे साथ में, या तो हम पाकिस्तान को होते हुए ला दें यहाँ पर। पाकिस्तान को होके लाने से एक फायदा ये रहेगा कि पाकिस्तान हम लोग से थोड़ा सा नॉर्मल इसलिए रहेगा क्योंकि उस पाइपलाइन से उसका भी यूज हो जाएगा और हमारा खर्चा बच जाएगा, कि कहेंगे भैया जितना दूर तुम्हारा है तुम बिछा लो। लेकिन अगर हम लोग समुद्र के रास्ते लाते हैं तो टोटल खर्च हम ही लोग को वेयर करना पड़ेगा। तो बेहतर है ना कि पाकिस्तान को भी समझा दीजिए। कि पाकिस्तान को समझाना बहुत सिंपल है। चाइना ने समझा दिया था कि हमसे अरबों खरबों ले लो, CPEC ले लो, पूरी दुनिया तुम्हारी सड़क का यूज करेगी, $85 बिलियन ले ली, GDP से ढेर ले लिया कर्जा। तो समझे में नहीं आ रहा है भाई साहब, इस पे तो कोई नहीं आ रहा है, कोई जाएगा उसके सड़क पर, सोचो कब बम भरेगा किसी को पता ही नहीं। तो ये गैस पाइपलाइन को हम लोग को ज्यादा जोर से करना चाहिए। बाइडेन के शासन में ईरान के लिए ये फायदा है, भारत के लिए भी अच्छा है। दूसरा, जो ट्रंप जो थे वो H1B वीजा को रोक दिए थे और साथ ही उन्होंने H4 वीजा को रोका था। H1B वीजा एक प्रोफेशनल लोगों को दिया जाता है। वीजा मतलब होता है हम अपने देश में आने की अनुमति। जैसे भारत के जितने भी हाई प्रोफेशनल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जैसे गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में जो भी चीजों में नए नए अपडेट आते हैं, कोई भी चीज, ये बाहर से ही इंजीनियर आते हैं। उन इंजीनियरों के लिए H1B वीजा जरूरी था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रोक दिया, सारे इंजीनियर नहीं जा पाते। अब इस H1B वीजा को खोल दिया गया। भारत के लिए रोजगार के बहुत बड़े अवसर बढ़ गए। साथ ही साथ H4 वीजा को भी दे दिया गया। जैसे मान के चलिए कि कोई इंजीनियर है, अब वो IIT का इंजीनियर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब वो मान के बहुत अच्छी सैलरी मिली अमेरिका में, अब वो चला गया कहाँ पर, अमेरिका में H1B वीजा लेकर, वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसने भी शादी की होगी तो लगभग बराबरी में की होगी। अब उसकी पत्नी भी चाहती है कि हम भी उसके साथ रहें, हम भी उसके साथ काम कर सके, तो उसको चाहिए भैया H4 वीजा। तो भाई जब H1 बंद था तो H4 भी तो रहेगा। पति ये बंद है जाने से तो पत्नी क्या करने जाएगी। ये दोनों वीजा को चालू कर दिया गया। अब दोनों मियाँ बीवी जाएगा सब कहाँ, अमेरिका में, खूब अच्छा कमाएगा सब, भारत में भेजेगा सर। कितना खाएगा सर तुम लोग, खाओ भारत में भेजो, एक नंबर भारत में पैसा। इसी वजह से तो हमारी इकोनॉमी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। देखते हैं माइनस में गई थी, फिर टन आ गई हमारी इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी हाथी है, धीरे चलती है लेकिन एकदम बैलेंस चलती है, मस्त अपने से। वहीं चीन को देखिएगा तो चीन की दीवानगी सर चढ़ के नाच रही थी, किसके ऊपर, श्रीलंका को। उसको लग रहा था कि हमको नए अब्बू मिल गए, सब माथा ठंडा गया। उसने हम्बन टोटा बंदरगाह को बनाने के लिए कर्जा लिया था चीन से। चीनवा ने इतना कर्जा दिया कि अब उसके बस का नहीं था कि चुका सके। तो चीन का एक काम कीजिए, 99 साल के लिए बंदरगाह हमको दे, 99 साल के लिए बंदरगाह ले लिया। अब भारत के लिए सरदर्द ये हो गया कि उसकी पनडुब्बी आके यहाँ पर रुक जाती है, डॉक कर जाती है, पेट्रोल भर लेती है, डीजल भर लेती है। भारत ने इसका विरोध किया तो श्रीलंका ने कहा ठीक है हम नहीं करने देंगे, ठीक है जाइए। लेकिन फिर भी देखिए, अगर 99 साल का लीज है वहां रोकिए देगा। तो भारत सरकार ने क्या किया, जापान के सहयोग से इसी हम्बन टोटा के बगल में कोलंबो बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। अब कोलंबो बंदरगाह यहाँ डेवलप कर रहा है। चाइना ने कहा कि श्रीलंका से, ऐ श्रीलंका, हम हम्बन टोटा बनेबे किए हैं, कोलंबो भी हम ही बना देते हैं। तो देखिए, जो महिंद्रा राजपक्षे एक वक्त था जब भारत से दुश्मनी लेते थे और कहते थे कि चाइना हमारा साथी है, एक बार जब लात पड़ा उनको ना हम्बन टोटा बंदरगाह में तो मन ठंडा गया। कहा कि भारत वाले ही सही हैं, इनको दुश्मनी में भी इंसानियत आती है। और जब मोदी जी को लग गया कि नहीं यहाँ श्रीलंका वाला पिटाया है, सब मन ठंडा है, तुरंत चुपचाप जयशंकर को भेज दिया। हमारे जो जयशंकर प्रसाद है विदेश मंत्री, गए चुपचाप साइन करके चले आए यहाँ पर। अब जो कोलंबो बंदरगाह है वहां पे कौन बना रहा है, भारत। अब जरा देखिए, यहाँ पर अगर उनकी पनडुब्बी रहेगी तो हम लोग की पनडुब्बी यहाँ रहेगी। आप कहेंगे कि दोनों की पनडुब्बी है, पावरफुल कौन रहेगा। तो एक बात बताइए भाई, इनकर कुछ घटल तहेजा से आएगा, हम लोग सचुरा लुंगी पहन के चल देगा लोग। यहाँ पे साउथ में लुंगी बहुत चलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको बहुत बड़ा घाटा लगने वाला। और बाकी दुनिया को भी श्रीलंका से सीखना चाहिए कि चीन जो कर्जा दे रहा है एक दिन बर्बाद करेगा।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका श्रीलंका और पाकिस्तान। और हम भारत वाले भैया वसुधैव कुटुंबकम, दुश्मनी में भी इंसानियत रखते हैं। खैर मोदी जी को भी सोचना चाहिए, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है इसका भरपूर फायदा उठाए। यहाँ पर जो हथियारों की डील कैंसिल हुई है, इससे दो फायदे हो सकते हैं। भारत अपने हथियारों को इनको एक्सपोर्ट कर सकता है, लो भैया यहाँ लो, दोनों को बैलेंस करके देना चाहिए यहाँ पे भी हथियार, या फिर वहां से भी हथियार को हम लोग टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू ला सकते हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।